दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आज हम बीपीएससी का एग्ज़ाम सोल्व करेंगे और बीपीएससी में क्लास 9th और 10th के लिए जो हिंदी का पेपर हुआ था उसको आज हम देखने वाले हैं। अभी रविवार को ही ये पेपर हुआ था और उसकी आंसर की जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अपना पेपर मिला सकते हैं। जिन्होंने भी ये पेपर दिया था उसमें से हिंदी का जो पार्ट है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने सवाल आएंगे उनको हल करने का एक प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 41 से लेकर के एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, उनको देखने की कोशिश करेंगे आज। सवाल नंबर 41 क्या कहता है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस अक्षत्रिय रूप से हुआ था। तो यहाँ ये पूछा गया है कि अपभ्रंश के कौन से अक्षत्रिय रूप से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था। तो आपको मैं बता दूं, शोरसेनी अपभ्रंश जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। शोरसेनी से ही आपको पता है राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, ये वाली जो बोलियां हैं, ये वाली भाषाएं जो हैं, उपभाषाएं जो है निकली हुई हैं। अर्धमागधी की जहाँ तक बात करें, प्राचड़ की बात करें, प्राचड़ से सिंधी निकली थी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली थी। तो यहाँ से शोरसेनी अपभ्रंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा आयोग बना था, आपको पता है। अगला सवाल है, ये है राजभाषा आयोग से संबंधित। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। टेलीग्राम पर आप हर क्विज में ये सवाल देखते हैं। भाषा विज्ञान का जो भी सवाल आता है उससे संबंधित ये सवाल बना ही रहता है। बीजी खेर जो है राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 की बात करें। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली इनमें से नहीं है? ये पहले सवाल से संबंधित सवाल हो गया। तो पश्चिमी हिंदी आपको पता है शोरसेनी अपभ्रंश से निकली थी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में आपको पता है ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, दक्षिणी है, ये सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली, ये भी उसमें आ जाएगी। कन्नौजी भी है। तो इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी बांगरू यानी कि हरियाणवी उसी से संबंधित भाषा है। तो ये तीनों उसके अंतर्गत आ गई हैं। तो इनमें से कोई नहीं है, सारी की सारी ये हैं पश्चिमी हिंदी से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो खड़ी बोली का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। खड़ी बोली सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, इस इलाके में। हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए, सोनीपत, पानीपत का, तो दिल्ली का, यहाँ खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो बरेली में खड़ी बोली नहीं बोली जाती। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इनमें खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो सवाल नंबर 45 की तरफ आते हैं। 45 क्या कहता है? बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। ये सारे सवाल भाषा विज्ञान के आ रहे हैं। देखिए, तो अवधी बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है, ये छांटना है। सवाल नंबर 45 बड़े गौर से देखिएगा। अवधी जो है इलाहाबाद में बोली जाती है। अवधी इलाहाबाद से मैच कर जाएगी। बुंदेली जो बोली है, बुंदेली किसके साथ जुड़ेगी? बुंदेली झांसी का, बुंदेलखंड का एरिया जो है झांसी बुंदेली के साथ जुड़ जाएगा। ब्रजभाषा आपको पता है मथुरा के आसपास की भाषा है ब्रजभाषा। और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के आसपास है इस जगह बिलासपुर, ठीक है। तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधि के लिए इलाहाबाद जुड़ जाएगा, यानी कि ए के साथ 3 इसमें से किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा उत्तर इसका बन गया है। तो सवाल नंबर 46 पे चलते हैं। 46 क्या कहता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत सरकार के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के लिए है। राजभाषा हिंदी के लिए काम करता है। अनुच्छेद 351 जो उसमें कहता है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो हिंदी भाषा का विकास करना, प्रचार प्रसार करना, ये अनुच्छेद 351 कहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 47। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो सबसे पहला प्रयास तो शिव सिंह सेंगर का था। शिव सिंह सरोज, उनकी जो किताब है वो आई थी। ये आपको बताना है कि शिव सिंह सरोज कब आई थी। कमेंट में ज़रूर उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 48 की तरफ आते हैं। चित्तवृत्ति, ये शब्द आते ही आपको एक आलोचक का नाम ध्यान में आ जाना चाहिए। चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए, परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये वही पंक्ति है जो शुरुआत में लिखी गई है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के, ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति
और उससे अगली लाइन यही लाइन है कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 49, मिश्र बंधु ने एक हिंदी नवरत्न, ये मिश्र बंधु से जुड़ा हुआ है, लिखित नवरत्न में कौन से कवि को स्थान नहीं दिया। अब ये सवाल देखिए 49, इसको समझिए। नवरत्न की अगर मैं बात करूँ, ये 1910 में इन्होंने लिखा था, 1910 में आया था ये, 1910 में हिंदी नवरत्न, इसको 1910 बना देता हूँ मैं यहाँ। और 1910 में ये जब आया तो कौन कौन से कवि थे उसमें, देखिए तुलसीदास थे, सूरदास भी थे, देव थे, बिहारी थे, कबीर थे, चिंतामणि त्रिपाठी, ये त्रिपाठी बंधु थे, चिंतामणि त्रिपाठी भी थे, केशव भी थे, चंद्र बरदाई भी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे। जायसी को उसमें से स्थान नहीं दिया गया था, तो जायसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 हो गया है। 50 की तरफ आते हैं। 50 में क्या है, उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया था। तो उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, और रीतिकाल जो नाम दिया था वो दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल जो है वो नाम किसने दिया था, श्रृंगार काल जो नाम दिया था वो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। बात रही कलाकाल की, तो कलाकाल किसने दिया था, कलाकाल आपको पता ही है, रसाल साहब थे ना, रमाशंकर रसाल, उन्होंने कलाकाल नाम दिया था। और रीतिकाल जो नाम है रामचंद्र शुक्ल का है, और रीति का नाम पद्धति विशेष पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 51, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। देखिए बात भारतीय पत्रकारिता का पितामह पूछा है। यहाँ आपको इस सवाल में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग जगह के पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं बहुत सारे। राजस्थान के अलग माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी के अलग माने जाते हैं, या दक्षिणी के अलग माने जाते हैं। पूरे भारतीय पत्रकारिता की अगर मैं बात करूँ तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। वही याद रखिए, प्रताप इन्होंने एक पत्र बनाया था, कानपुर से निकलता था ना, प्रताप कानपुर से निकलता था, 1913 में वो निकलना शुरू हुआ था। 3 आदमी थे आपको बता दूं, शिवनारायण, नारायण प्रसाद और यशोदानंदन, उन्होंने तीनों ने मिलकर के ये निकाला था, उनके सहयोग से निकला था ये प्रताप पत्र जो है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला गया था। पत्रकारिता का पितामह भी इनको कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 52 की तरफ आते हैं। 52 क्या कहता है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में ये बात किस विद्वान ने कही थी। बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, और जब आप आधुनिक काल पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का, उसमें छायावाद के प्रसंग में ये टिप्पणी आपको जरूर मिलेगी कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। तो ये छायावाद पर जो टिप्पणी की थी वो रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, सवाल नंबर 53 पर आते हैं। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध सवाल है, और इसमें तो 99% जितने हिंदी के साथी हैं सब जानते हैं। स्वयंभू को जो है वाल्मीकि कहा जाता है अपभ्रंश का। ठीक है, स्वयंभू की किताब में आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर इसकी चर्चा करना मतलब शाही फैलाना ही होगा एक किस्म से। चलिए आगे चलते हैं, 54 पे आते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। बड़े ध्यान से देखिए सवाल को। ये सवाल, इस टाइप का सवाल जो है भक्ति काल से संबंधित सवाल जो है हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद ये किससे जुड़ा हुआ है, तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का बनाया गया है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद बनाया था। ठीक है, तो रामानुजाचार्य देख लीजिए कहाँ है, ये ए के साथ दूसरा कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं नहीं है, तो ये तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर ही लेते हैं कौन कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद भाई साहब ये वल्लभाचार्य का था। शुद्धाद्वैतवाद किसका था, वल्लभाचार्य का था। अद्वैतवाद हमारे शंकराचार्य साहब की देन है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का था। तो तीनों चारों सेट हो गए हैं। विशिष्ट द्वैतवाद किसके साथ है, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का हो गया है, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का बच गया। तो इस हिसाब से इसको मिलाना था। आइए सवाल की बात करते हैं 55 की। सवाल नंबर 55 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
एक टिप्पणी है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। एक्चुअली ये जो टिप्पणी है उतनी पुष्ट प्रमाणिक टिप्पणी नहीं मानी जाती अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि इसके संदर्भ में नामवर सिंह का यहाँ जो ऑप्शन दिया गया, नामवर सिंह ने कहा था कि ये जो सील और वाद, इन शब्दों को वाद बताना, यदि सील की बजाय आप वाद की बात कर रहे हो तो वाद विवेक की बात कर रहे हो तो वो तो केवल एक बुद्धि विलास वाली बात है, तो ये तो नहीं है। नामवर सिंह इसके बारे में बात नहीं करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का यहाँ कोई जोड़ तोड़ बनता नहीं है। गणपति चंद्रगुप्त इसका जो है सही उत्तर हो सकते हैं, हालांकि हम श्योर नहीं हैं इस बात पे। तो गणपति चंद्रगुप्त और नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से ये टिप्पणी हो सकती है, क्योंकि इसको ये पुष्ट प्रमाणिक टिप्पणी नहीं मानी जाती है। और जहाँ तक आपको अगर याद आए, कहीं भी दिखे आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी नज़र में ये गणपति चंद्रगुप्त या नंद दुलारे वाजपेयी में से एक की टिप्पणी हो सकती है, नामवर सिंह की ये टिप्पणी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक हमारा निजी तौर पर मानना है तो ये टिप्पणी आपकी नंद दुलारे वाजपेयी की मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। प्रपत्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? प्रपत्यवाद यानी कि नकेनवाद, और नकेनवाद आपको पता है 3 आदमियों की देन थी, और 3 आदमियों में कौन कौन से थे? नलिन विलोचन शर्मा, ये आपके सही हैं। केसरी कुमार, ये भी ऑप्शन में दिया गया है। और तीसरा आदमी था नरेश, नरेश नहीं है, नंद किशोर आचार्य यहाँ पर लिखा गया है, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर होना चाहिए नरेश यहाँ पर। 57 की बात करते हैं। 57 की, शमशेर मूड्स के कवि हैं। जैसे ही ये बात आती है तो ये तो रटा रटाया कथन आपको याद ही आ गया होगा। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, तो विजन के कवि नहीं है, मूड्स के कवि हैं। ये मलेज ने कहा था। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में किसने कहा था? ये मलेज की टिप्पणी है। सवाल नंबर 58 की बात करता हूँ। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? अब जैसे ही अरविंद दर्शन की बात आती है तो सुमित्रा नंदन पंत आपको याद आ जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जिसने भी टिक किया है, बी ऑप्शन उस भाई का ये ठीक है। चलिए सवाल नंबर 59 की बात करते हैं। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये एक पंक्ति है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, तो ये टिप्पणी रीतिकाल के किस कवि की है, या ये विचारधारा, ये पंक्ति जो है रीतिकाल के किस आचार्य की है? तो ये पंक्ति देव की है। किसकी है? देव की। ना तो चिंतामणि त्रिपाठी की है और ना ये किसकी है? कुलपति मिश्र की है, ना प्रताप शाही की है। ये देव की पंक्ति है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 पे बात करता हूँ। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य का सबसे पहले जिक्र आते ही केशवदास नाम आपके जहन में जरूर आ जाएगा। तो केशवदास जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, ठीक है। 61 पे आते हैं। सवाल नंबर 61, 2 कथन दिए गए हैं स्थापना और तर्क के हिसाब से। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। आइदर दोनों सही हैं और दोनों गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। कथन पहला जो है वो क्या कहता है स्थापना के तौर पर, कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों और शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तो ये बात एकदम सही है। जब पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से हम परिचित हुए तभी हमने अपना पैटर्न बदला, आलोचना का स्वरूप बदला, और अब उसकी मूल प्रवृत्तियों और तत्वों की बात हम देखते हैं, उनका विवेचन करते हैं। तो ये कथन एकदम 16 ने सच है। तर्क बी क्या कहता है? संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है। एकदम सही बात है, शास्त्रीय पक्ष देखा जाता है उसमें, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत पद्धति पर जो आधारित आलोचना होगी उसमें आप केवल शास्त्रीय पद्धति की बात करते हैं, उसमें रचना के कृति के गुण दोषों का उद्घाटन हम नहीं करते। तो दोनों कथन सही हैं, ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 62, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? सवाल नंबर 62 की बात करता हूँ, कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? देखिए, जैनेंद्र और इलाचंद्र जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यशपाल की अगर बात करें तो यशपाल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस वाद से जुड़े हुए थे, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये किस वाद से जुड़े हुए रचनाकार माने जाते हैं?
प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? सवाल नंबर 63, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ऑप्शन है गबन, इसमें तो हल्की सी है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये तो आभूषण प्रेमी वाली बात है। गोदान में भी नहीं है, रंगभूमि में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताऊं आपको, सही उत्तर था प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास था जो शुरुआत में सबसे पहले 1907 में लिखा था, बाद में 1929 में छोटा सा उपन्यास करके बाद में बना दिया था प्रतिज्ञा। विधुर है, उसमें एक अमृत राय नाम का पात्र है। अमृत राय जो है वो एक पूर्णा है विधवा, उससे शादी करने की आकांक्षा प्रकट करता है, इच्छा करता है कि मैं उससे शादी करूं और उसका जीवन सफल करूं। क्यों, एक उसका जो जवान स्त्री है, उस यौवन भरा है उसका, तो क्यों मैं उसका जीवन बर्बाद करूं, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो ये जो चित्रण है उस प्रतिज्ञा उपन्यास में है। तो प्रतिज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 की बात करते हैं। आइए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तलाक और पुनर्विवाह, तो ये ध्रुव स्वामिनी की बात है। ध्रुव स्वामिनी, उनकी शादी होती है, फिर वो तलाक होता है, फिर दोबारा पुनर्विवाह होता है उसमें। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये प्रसंग उठाया गया है। सवाल नंबर 65 आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है और साफ आपको बता दूं, जब आप आधुनिक काल गद्य काल पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ये उसकी सबसे पहली और मुख्य लाइन बन जाती है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सवाल नंबर 66 कालिदास का एक नाटक था शकुंतला, उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो शकुंतला का खड़ी बोली में अनुवाद किया था किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का। 67, ये रहा 67, देख लीजिए। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के 2-3 नाटक हैं, बड़े फेमस हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की ज़मीन, लहरों के राजहंस। पैरों तले की ज़मीन हालांकि उनका अधूरा नाटक है, तो लहरों के राजहंस में तो ये नहीं है, आषाढ़ का एक दिन में भी नहीं है, और पैरों के तले ज़मीन में भी नहीं है। ये आधे अधूरे की समस्या है। आधे अधूरे में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण दिखाया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 कौमुदी महोत्सव, ये तो एक एकांकी है और ये एकांकी आपको पता है रामकुमार वर्मा की है। इस एकांकी में आपको बताना है कि किस सम्राट के काल को ये चित्रित करती है। तो कौमुदी महोत्सव तो चंद्रगुप्त के समय की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है। सवाल नंबर 69 इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो प्रगतिवादी परंपरा के जो कहानीकार हैं वो यशपाल तो हैं, रांगे राघव भी हैं, उपेंद्रनाथ अस्क भी हैं, और इलाचंद्र जोशी नहीं है, यानी कि 2 तो हैं इनमें से। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। यशपाल के अलावा रांगे राघव भी है, तो एक से अधिक, ये डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 70 जिंदगी और गुलाब के फूल, ये प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल, ये तो उषा प्रियमवदा का है। यह ऑप्शन में नहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, जिंदगी और गुलाब के फूल प्रकाशन वर्ष कितना था, ये आप बताइएगा। ये आपको बताना है जिंदगी और गुलाब के फूल कब आया था। ठीक है। सवाल नंबर 71 प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, उन दोनों ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया था। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की संज्ञा किसने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। जब भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो एक बात हम आपको बता दें, हिंदी साहित्य की जितनी भी टिप्पणियाँ आएंगी उसमें से अधिकांश टिप्पणियाँ रामचंद्र शुक्ल की ही मिलेंगी। तो हम विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि एक बात उनकी ये तय हो जाएगी, अगर वो इतिहास पढ़ लिया तो कन्फर्म हो जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास में से टिप्पणी है या नहीं है। बस सवाल नंबर 72 पर आता हूँ। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये किसका है? इलियट का है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का है। ठीक है। सवाल नंबर 73 साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो विरेचन का भी सिद्धांत है, एक अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ये अरस्तु के सिद्धांत है, तो अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो अनुमितिवाद पर जो व्याख्या दी थी वो शंकुक ने दी थी। शंकुक का यहाँ नाम नजर नहीं आ रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 75, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो विशेषो गुणात्मा की ये टिप्पणी ये आप पढ़ते भी हैं लक्षणों में, काव्य लक्षण में हमने बताया भी है। आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देख सकते हैं काव्य लक्षण का वीडियो, उसमें भी हमने ये बात बताई होगी कि वामन की ये पंक्ति थी। किसकी? वामन का ये लक्षण था। वामन ने गुण और दोष या रीति गुण और रीति को अभेद करके बताया था। ठीक है, तो इसका वामन से ही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 पर आते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये बहुत फेमस रचना है इनकी, कविता के नए प्रतिमान, यही है 76 का सही उत्तर। 76 का सी ये सही उत्तर होगा। कविता के नए प्रतिमान पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, सही कूट के साथ चयन करना है। देखिए, भरत मुनि का संप्रदाय कौन सा था? ये सब जानते हैं, भरत मुनि का रस संप्रदाय था। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय था। कुंतक का कौन सा था? बताइए, कुंतक का संप्रदाय कौन सा था? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वामन का कौन सा था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भरत मुनि का रस संप्रदाय है, ये मैंने बता दिया है। आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है, ये भी हमने बता दिया है। अब आपको बताना है कुंतक का और वामन का कौन सा संप्रदाय है। ठीक है, ये आपका SW की तरह काम करेगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि ये आसान सा सवाल है, ये कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो 78, क्रोंचे का एक सिद्धांत था अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। कहीं नाम नजर नहीं आ रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का भी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें ये मैत्री पुष्पा की आधुनिक रचना है। आपको बता दूं 2012 में आई थी इसकी मैत्री पुष्पा की रचना। देखिए कितनी आधुनिक किताब उठा ली गई है पेपर में। तब्दील निगाहें, मैत्री पुष्पा, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका मैत्री पुष्पा। ठीक है। 80, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। सवाल नंबर 81, आदिवासी विमर्श पर आधारित एक किताब है आदिवासियों का संसार। तो आदिवासियों का संसार ये किताब किसकी है? आदिवासियों का संसार 81 नंबर सवाल, ये आदिवासियों का संसार ये किताब किसकी है, ये आपको बताना है। ये है शरद सिंह, उनकी किताब है। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है ना, मध्य प्रदेश में MP में, उनकी समस्याएं इन्होंने वहाँ पर उठाई हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के ये किताब लिखी थी आदिवासियों का संसार। ठीक है, तो शरद सिंह इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसमें बन जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 82, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जैसे ये पंक्ति सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त आपको याद आ जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ उनको मिला था उर्वशी पर। बताइए दिनकर को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 84 देख लेते हैं, कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब ग्रंथ कहलाता है? तो छंदों का अजायब ग्रंथ जो है, एक ही हमारा रासो ग्रंथ जो छंदों का अजायब घर है वो है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपको बता देता हूँ, और कई बार डिस्कस होता है, इसलिए आप इसको कमेंट जरूर करिए। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती थी? कबीर पर प्रभाव नाथ संप्रदाय का। तो नाथ साहित्य में उलटवासियाँ होती थी। ठीक है। गोरखनाथ की उल्टी वाणी ना, बरसे की कमली भीगे वाणी, कबीरदास की उल्टी वाणी वैसे ही गोरखनाथ की थी। कबीरदास के ऊपर उनका प्रभाव है, तो नाथ साहित्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। 86 का ए हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद 87 पर चलते हैं, 87 नंबर, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए, अकाल और उसके बाद, ये नागार्जुन की है कविता, बहुत प्यारी कविता है। इस कविता की 8 पंक्तियां हैं, अकाल और उसके बाद। ठीक है, 8 पंक्तियां क्या हैं? पहली पंक्ति आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है, शानदार कविता है। कलगी बाजरे की, अज्ञे साहब की ये कविता है, कलगी बाजरे की, ये अज्ञे के साथ जुड़ जाएगा। गीत फरोज, जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ। गीत फरोज जो कविता है हमारी, वो भवानी प्रसाद मिश्र की है और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है। ठीक है, तो ये चारों आपस में मिला दी गई हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? चलिए आइए देख लेते हैं। अकाल उसके बाद नागार्जुन 4 के साथ मिला है ए, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। 88 पे आते हैं, सवाल नंबर 88। एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। ये संसद और रोटी वाली जो कविता ना, रोटी और संसद, उससे है। या नहीं देखी गए, धूमिल की पंक्ति है रोटी और संसद से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सवाल नंबर 89 क्या कहता है? कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी इनमें से नहीं है। तो कमलेश्वर ने जो कहानी लिखी थी, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है, मांस का दरिया भी कमलेश्वर की है, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, तो ये इसकी नहीं है। सवाल नंबर 89 का ए हो जाएगा, ये मोहन राकेश की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्य कितने हैं? बड़ा फेमस है यार, 44 दृश्य हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त में अंक कितने हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 91, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की विशेषता बतानी है आपको। आगे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, तो उसका पात्र विनम्रता के साथ जुड़ा हुआ है, भावुकता के साथ या उदारता के साथ? देखिए, भावुक वो पात्र जरूर है, भावुक है, उदार भी है, लेकिन विनम्रता नहीं है उसके अंदर, विनम्र नहीं है, वो गुस्सा हो जाता, गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो विनम्रता नहीं है। 2 तो है, यानी कि एक से अधिक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 92, महामाया, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? महामाया जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है, बाणभट्ट की आत्मकथा की। गैंग्रीन कहानी किसकी है? गैंग्रीन कहानी तो अज्ञे की है, ऑप्शन इसमें भी नहीं है अज्ञे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता किसने प्राप्त की थी? देखिए, कल वाले पेपर में भी हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, बहुत फेमस डायलॉग था, तेरी कुड़माई हो गई। तो यहाँ इसको इस तरीके से पूछ लिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 कहानियाँ थी इनकी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और एक और कहानी है सुखमय जीवन। ये 3 कहानियाँ हैं इनकी, और इन 3 कहानियों के दम पर हिंदी साहित्य में, कहानी की दुनिया में छाए हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 95 की बात करते हैं। 95 में क्या है? प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? वैद्य जी जो था श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। कौन सा? श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। तो राग दरबारी का पात्र है, तो राग दरबारी का ही, उनमें से कोई नहीं, इसका राग दरबारी हो जाएगा। 96, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? खंजन नयन था सूरदास पर, खंजन नयन है ना सूरदास के ऊपर, तो 96 का क्या हो जाएगा? बी सही है। 97, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। ये तो गोदान का कथन है, और गोदान में ये पात्र जो बोलता है उसका नाम है मिस्टर मेहता। तो ये मेहता का कथन है। किसका कथन है? मेहता का कथन है। 98 की बात करते हैं। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। कल वाले सवाल में भी, कल वाले पेपर में भी यही सवाल था, जब हम MP सेट का एग्ज़ाम हल कर रहे थे तो उसमें भी ये सवाल बना था। ठीक है। 99, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? लघु मानव का नाम आते ही विजय देवनारायण शाही आपकी जबान पर नाचने लगते हैं, तो विजय देवनारायण शाही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही सवाल मैं आपको बता दूं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हुआ था पेपर आपका UPHSC, उसमें भी आया हुआ था। 100 नंबर, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? तो ललित निबंध के लिए जाने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वैचारिक निबंध के लिए जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रस्थान बिंदु के तौर पर।
ठीक है। तो ये 100 सवाल हमने कर दिए हैं। इसके आगे जो है अपठित गद्यांश है, तो ये आप लोग अपने आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर जो है आज हल हुआ है। ये बिहार में जो टीचर लगते हैं उनके लिए पेपर हुआ था, क्लास 9 और 10th के लिए जो पेपर था वो हमने आज हल किया। 11th-12th के लिए जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसको हम कल हल करेंगे। और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था उसका तीसरा पार्ट अभी तक नहीं आया है। तो ठीक है, कल हम 2 वीडियो करने की कोशिश करेंगे, यूजीसी नेट वाली और बीपीएससी का जो पेपर हुआ है 11th-12th का वो भी। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, जुड़ते रहिए, देखते रहिए। अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।